नमस्कार, मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। 35 साल से पत्रकारिता कर रहा हूं। इंडिया टुडे ग्रुप, आज तक, दैनिक भास्कर का संपादक रहा हूं और भी कई जगह काम किया और सारे अनुभव के बीच से ताज़ा घटनाक्रम पे विश्लेषण लाता हूं, नई नई जानकारियां लाता हूं और कभी कभी पॉलिटिकल एजुकेशन, इकोनॉमिक एजुकेशन भी लेके आता हूं। आज मैं आपके सामने बात करना चाहता हूं भारत के किसान के बारे में। किसान जिसे इस देश की सरकार, इस देश के प्रधानमंत्री, अन्नदाता और उससे भी ऊपर नीचे जितने भी विशेषण हो सकते हैं वो विशेषण इस्तेमाल करके नवाजा करते थे। भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, लेकिन आज वो किसान गद्दार घोषित कर दिया गया है, मूर्ख घोषित कर दिया गया है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि किसान ने आवाज़ उठाई। जैसे ही इस मुल्क में कोई आवाज़ उठाता है वो गद्दार घोषित कर दिया जाता है। एक गैंग है, एक बड़ा गैंग, एक गिरोह, जिसको आप सोशल मीडिया सेल कह लें, जिसको आप ट्रोल्स कह लें, जिसको आप भक्त कह लें, या जो आप कहना चाहें, वो किसी भी विरोध करने वाले को इसी तरह घेरता है जिस तरह किसान को घेरा है। आज एक वीडियो बनाया गया है जिसमें धरने पर बैठे हुए कुछ किसान के फ़ोटो हैं। एक किसान एक बात कह रहा है कि जैसे इंदिरा गांधी को मार दिया था वैसे मोदी जी को मार देंगे, और इसी को मसला बनाकर पूरे दिन कहा जा रहा है कि किसान का खालिस्तान कनेक्शन। आप सोचिए कि ये वही किसान है और वही खालिस्तान है जिसकी मांग करने वाला, सबसे ज़्यादा मांग करने वाला अकाली दल बीजेपी का पंजाब में पार्टनर हुआ करता था। ये वहाँ उसके साथ मिलके सरकार चलाते थे, और ऐसा नहीं था कि ये सरकार चलाते थे तब अकाली दल खालिस्तान की मांग नहीं करता था। लेकिन आज मसला खालिस्तान नहीं है, आज मसला है विरोध की आवाज़ को दबाना, विरोध की आवाज़ पे हमला करना। खालिस्तान की बात कहकर आज किसानों को बदनाम किया जा रहा है। कल शाम तक जब ये वीडियो नहीं बनाया गया था, जब ये तैयारी नहीं थी, ये नई स्ट्रेटजी नहीं थी, तो एक दूसरी स्ट्रेटजी थी आंदोलन को बदनाम करने की। वो स्ट्रेटजी थी कि जो किसान है उसको बहलाया जा रहा है, वो बेवकूफ़ है, उसको फुसलाया जा रहा है, उसको भ्रमित किया जा रहा है। किसान को सब कुछ तो मिल रहा है, क्या ज़रूरत है उसको ये सब आंदोलन करने की? कोई कह रहा था ये किसान है ही नहीं। प्रकाश जावड़ेकर, देश के सूचना प्रसारण मंत्री, तो हंसी आए या इस पर दुखी हों, वो कह रहे हैं कि देश में कहीं कोई आंदोलन ही नहीं हो रहा है। कोई कह रहा है कि ये किसान नहीं है, ये तो प्रदर्शन करने के लिए आए हैं, तो पंजाब के भाड़े के टट्टू। किसान तो अपनी रबी की फसल की बुआई में लगा हुआ, उसके पास टाइम ही नहीं है। ये सब मटेरियल निकाल के एक मजबूत आंदोलन पूरे हिंदुस्तान के हर राज्य से जो आ रहा है उसको बदनाम करने की कोशिश हो रही है। कोई कह रहा है सिर्फ पंजाब में ही समस्या क्यों हो रही है किसानों को? अरे भाई, बिहार में जाके तो देखो, वहाँ पे भी किसान आंदोलन कर रहे हैं। बंगाल में जाके देखो, आप महाराष्ट्र में जाके देखो, आप और बीजेपी उत्तर प्रदेश में जाके देखो, बीजेपी शासित राज्यों में देख लो, सब जगह किसान आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन आप ऐसी तस्वीर पेश करते हैं, झूठ को इतनी ताकत के साथ बोलते हैं, और एक साथ 500 लोग, 1000 लोग, 10,000 लोग बोलते हैं कि आपको लगता है हाँ यार पंजाब में ही हो रहा होगा शायद किसानों का आंदोलन। 17 तारीख से 17 सितंबर से किसान रेल रोक के बैठे हुए हैं। इस हिंदुस्तान में किसी मीडिया ने कवरेज नहीं की, किसी ने नहीं बताया कि भाई किसान हिंदुस्तान का जो है वो इतना आंदोलन कर रहा है, कुछ करो। वो अन्ना हजारे का जब प्रायोजित आंदोलन था तो तरह तरह की जो कैमरे जाते थे, जिससे कम भीड़ को ज़्यादा दिखाने वाले वाइड एंगल वाले जिब कैमरे जाते थे, और वो रामलीला मैदान में बार बार दिखाते थे। बड़े बड़े धुरंधर एंकर वहाँ जाके महिमा मंडन करते थे उस आंदोलन का। बाबा रामदेव के आंदोलन को देख लीजिए, क्योंकि उसके बाद जब वो वही अन्ना हजारे बैठे तो कोई पूछने नहीं गया उनको। खैर, मसला मीडिया का नहीं है, मसला विरोध को कुचलने का है। अब मैं दूसरे मसले पे चलता हूँ आपको लेके, क्योंकि किसान आंदोलन पे भी कहने को मेरे पास बहुत है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जितने भी तरीके से विरोध की आवाज़ को दबाया जा रहा है इस देश में, वो सारी चीज़ें आपको याद दिला दूँ। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। शाहीन बाग में
हिंदुस्तान भर से आई औरतें और बहुत सारे ऐसे वॉलंटियर जो इस देश को देश रहने देना चाहते हैं, जो नहीं चाहते थे कि भारत के संविधान में कोई ऐसा बदलाव हो जो एक धर्म और दूसरे धर्म के बीच में अंतर पैदा करता हो, नागरिकता का आधार धर्म को बनाता हो। वो लोग धरने पर बैठ गए। धरने से ज़्यादा शांतिप्रिय तो कुछ हो नहीं सकता। बहुत सारी महिलाएं, बुजुर्ग महिलाएं, 80 साल 85 साल की महिलाएं, शालीमार बाग में जो शाहीन बाग की जो अम्मा हैं, जो जिनको अम्मा कहा गया, वो बैठी थी। उस आंदोलन को क्या कहा गया कि ये बिरयानी के लिए आंदोलन कर रहे हैं। ये आंदोलनकारी नहीं है जैसे किसान आंदोलन में कहा जा रहा है। ये तो 500 रुपये और बिरयानी के लिए लोगों की भीड़ जुटाई जा रही है। कुछ दिन बाद कहा जाने लग गया कि ये सब तो बहुत देशद्रोही हैं, देश के गद्दारों को, गोली मारो सालों को केंद्रीय मंत्री बोल रहा है। और इस तरह से लगातार उस आंदोलन को बदनाम किया गया। और वहाँ जो लोग विरोध कर रहे थे, देखिए ये विरोध करने की जो आवाज़ को जो दबाने का सिलसिला है, जो डिसेंट को दबाने का तरीका है, वो ये है कि उसके बाद में जो है वो जामिया में लाइब्रेरी में घुस के छात्रों को पीटा गया। सब कुछ अब बाकायदा CCTV में है, सब कुछ एक्सपोज हो चुका है। अब कोई भी झूठ की गुंजाइश नहीं बची है। JNU में एक दूसरी विचारधारा के बच्चे होते हैं, उसको इस तरह से उसकी एक तस्वीर बनाई गई कि जैसे वो देशद्रोहियों का अड्डा है, जैसे वो भारत ना हो के पाकिस्तान हो। उस JNU के अंदर गुंडे घुस के जाते हैं। उन गुंडों की एक एक हरकत कैमरे पे होती है। वो वहाँ हथियारों से स्टूडेंट्स को पीटते हैं, मारपीट करते हैं। उनकी तस्वीरें आती हैं CCTV में, उनकी पहचान हो जाती है, उनके स्टिंग ऑपरेशन हो जाते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। क्योंकि सरकार डिसेंट को सिर्फ कानूनी तरीके से नहीं, गैर कानूनी तरीके से भी दबाना चाहती है। वो आप ठीक गोएबल्स का आप उदाहरण पढ़िए, हिटलर के ज़माने में वो बहुत विरोधियों को अगर वो सीधे नहीं कम्बैट कर सकते थे तो गुंडे गैंग थे, उनसे हमला करके मरवा देते थे। यही एक तरीका है जो हिंदुस्तान में, अब आप जैसे ही आवाज़ खोलेंगे आपको चोर, उचक्का, लफंगा, आपका कैरेक्टर, वो तो कोई एक बयान दे उस आदमी के कैरेक्टर पे सवाल उठाना। कोई संगठन अगर कार्रवाई करे तो उसको इस तरह से घोषित करना कि ये बिकाऊ है, पेड़ है। साहित्यकार, देश के साहित्यकारों ने कहा कि साहब थोड़ा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दे दो, अगर हम कुछ बोलते हैं तो सुन लो। भाई केरल में अभी हाल में एक कानून आया, उस कानून में केरल की सरकार ने सोशल मीडिया पे लिखने पर सज़ा का ऐलान कर दिया और वो बहुत ही अलोकतांत्रिक था। पुलिस एक्ट में उन्होंने बदलाव किया। देश भर के बुद्धिजीवियों ने उसका विरोध किया। वो 3 दिन में कानून वापस हो गया, जबकि गवर्नर साहब जो थे वो आरिफ मोहम्मद खान साहब, वो उस पर साइन कर चुके थे। वो इसी सरकार के, केंद्र सरकार के प्रतिनिधि, उन्होंने विरोध नहीं किया। खैर, उस केरल की सरकार ने 3 दिन में आंदोलन उसको वापस ले लिया कानून को। लोकतंत्र में जब जनता नहीं चाहती तो तुम कौन हो तो चाहने वाले। किसान को कोई नुकसान ही नहीं है। अरे किसान को नुकसान नहीं है भाई साहब, तो आप किसान को फिर नियम वापस ले लो। किसान के फ़ायदे के लिए लाए हो कानून, अगर किसान ही विरोध कर रहा है तो आप वापस ले लीजिए, उसकी बात सुन लीजिए। 17 सितंबर से रेल रोक के बैठे हैं। आपको नहीं लगता था कि आपकी तरफ से कुछ लोग जाएं, किसानों से बातचीत करें, कुछ मीडिएट करें और कोई हल निकालें? लेकिन आप किसानों को तो उकसाते रहते हैं, आप हर डिसेंट को उकसाते हैं, आप उसको बदनाम करते हैं, उसके ऊपर तोहमतें लगाते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं, उसको कभी कहते हैं कि ये बिकाऊ है, कभी बिरयानी में आ रहा है। साहित्यकारों ने अपने अवार्ड वापस कर दिए। ये कितना ग्रेसफुल तरीका सा विरोध करने का कि साहब इंटॉलरेंस आ गई है। इंटॉलरेंस का मतलब होता है कि कोई बर्दाश्त ही नहीं करता, कुछ भी बोलो तो लोग मारने को दौड़ रहे हैं। और आपने क्या किया, साहित्यकारों को अवार्ड वापसी गैंग घोषित कर दिया। आप गैंग तो हर चीज़ को बता देते हो, जो भी आता है ये गैंग है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग है, ये अवार्ड वापसी गैंग है। लोगों ने RTI डाली, सरकार से पूछा भाई बताओ ये टुकड़े टुकड़े गैंग क्या है, तो बोले नहीं ऐसी कोई गैंग नहीं है। जब नहीं है तो भाई बोलते क्यों हो, तुम्हारे चमचे क्यों बोलते हैं, तुम्हारे अपने जो है ट्रोल्स क्यों बोलते हैं, तुम्हारी जो आर्मी है ये पूरी की पूरी जो गैंग है ये दूसरों को गैंग क्यों बोलती है। तो आप ये कोई पॉलिटिक्स का तरीका है? आप हिंदुस्तान में कोई कुछ बोल नहीं सकता, अगर कोई कुछ बोल दे ये तो बिकाऊ मीडिया है। आप सोचिए कि उन साहित्यकारों ने जब अवार्ड वापस किए तो सोचा होगा कि भाई कुछ लोग आएंगे हमको कहेंगे साहब अवार्ड वापस मत लीजिए, आपकी क्या शिकायतें हैं, हम आपसे बात करते हैं। थोड़ी बहुत बातचीत होती और उसके बाद मामला सिमट जाता, देश संतुष्ट हो जाता। हिंदुस्तान की सड़कों पे पकड़ पकड़ के लोगों की हत्या की जा रही थी। पहलू खान का केस सबको पता है, अलवर में उसको पीट पीट के मार दिया गया।
लेकिन आज की तारीख में उसके खिलाफ जितने भी मुकदमे थे, जो भी आरोपी थे, जो कैमरे पे थे, वो सब छूट चुके हैं, क्योंकि वसुंधरा सरकार ने केस ही इतना कमज़ोर बनाया और कहा कि नहीं, पहलू खान की हत्या किसी ने नहीं की। रिकॉर्ड कहता है कि पहलू खान को किसी ने नहीं मारा, क्योंकि कोई भी आरोपी नहीं है, केस क्लोज हो चुका है। इखलाक दादरी में आपने बीफ के आरोप में हत्या कर दी। भाई हत्या हुई, उसका विरोध हुआ, ये पाकिस्तानी हैं, ये गद्दार हैं, ये आबादी में मेजॉरिटी में हो जाएंगे। हाँ, मैं याद दिला दूँ, मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि दुनिया में कितने देश हैं जहाँ पे कोई एक देश भी नहीं है जहाँ पे मुसलमानों की आबादी ज़्यादा हो गई हो, और ऐसे कितने देश हैं जहाँ मुसलमानों की आबादी ज़्यादा होने से वो सेकुलर हो गए। वो बहुत सारी चीज़ें, जानकारी है मेरे पास, एक्सपर्ट है अखलाक उस्मानी, उनसे मैंने मदद ली है। मैं 1-2 दिन में आपको सारी की सारी जानकारी के साथ वीडियो लाऊंगा। खैर, तो जो है आपने क्या किया, जिन लोगों ने इखलाक की हत्या की, जब उनकी मौत हो जाती है, निधन किसी का भी दुखद हो, तिरंगे में एक गाय के कारण लिंचिंग करके एक आदमी को मार देने वाले की जो डेड बॉडी है, वो तिरंगे में शव यात्रा ले जाई जाती है। बीजेपी के सांसद महेश शर्मा उस यात्रा में शामिल होते हैं। योगी आदित्यनाथ की रैली होती है तो वो सारे लोग जिन्होंने इखलाक को मारा था, उनको आगे की रो में बिठाया जाता है। जब नौकरी की बात आती है तो एनटीपीसी में सबको नौकरी दी जाती है। ये इस तरह से अगर मुल्क चल रहा है, इस तरह से विरोध करने वालों को, अलग तरीके से सोचने वाले को आप मार रहे हैं, और ऊपर से होता क्या है कि जब अर्नब गोस्वामी को पुलिस अरेस्ट कर लेती है किसी की आत्महत्या के मामले में, आत्महत्या की वजह ये कि उसको भुगतान नहीं किया, भुगतान ना करने के अलावा उसको धमकाया, बहुत सारी चीज़ें उसकी पत्नी ने बाकायदा कही, हमारे इस चैनल पे वीडियो पड़े हुए, आप देख लीजिएगा। तो उसको उस मामले में आपने क्या किया, आपने कह दिया कि इस देश में अघोषित इमरजेंसी वाले हालात हो गए हैं। ये देश के गृह मंत्री का ट्वीट है। अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी होती क्रिमिनल केस में तो इमरजेंसी वाले हालात हो गए हैं। आप पकड़ के पीट दो, आप किसी को बोल दो कि भाई इस व्यक्ति ने जो है वो, ये तो अब किसानों के बारे में आप जो कह रहे हैं, आपने साहित्यकारों के बारे में जो कहा, आपने शाहीन बाग के बारे में जो कहा, और आज तक हालत यह है कि शाहीन बाग को बदनाम करने के लिए अपने सीलमपुर में जो दंगे हुए, उन दंगों को भी जो है वो पूरा शाहीन बाग से जोड़ दिया। शाहीन बाग से जुड़े हुए एक्टिविस्ट को उठा ले गए। सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो वहाँ धरने पर बैठे हुए थे, उनको चुन चुन के आप मुकदमे में डाल रहे हैं, उनकी बेल नहीं होने दे रहे हैं। बाद में कोर्ट ने कहा कि भाई इनकी बेल क्यों नहीं हो सकती। कोर्ट ने ये भी कहा कि बड़ी संख्या में 30-40 मामले ऐसे थे, पता नहीं मुझे एग्जैक्ट अभी इस वक्त फिगर याद नहीं आ रहे, जिनमें वही 2-3 गवाह पुलिस वाले थे जिन्होंने जिसका नाम लिखवा दिया और पुलिस वालों की ड्यूटी लगा दी, भाई तुम गवाही देते रहना। तो उन्होंने कहा जी सारे केसेस में ये आदमी इतनी सारी जगह कैसे हो सकते हैं, पुलिस वाले ऐसे सबको जमानत दे दी। खैर, लेकिन ये सब जो हो रहा है, इस सब के बीच में आपको लगता है कि कल के दिन आप भी कभी कोई 2 शब्द कहेंगे तो आप फंस जाएंगे, डर नहीं लगता। आप याद कीजिए कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में आप जो है वो नौकरी से निकाल दिया जाए तो आप कोर्ट नहीं जा सकते, क्योंकि सरकार ने अध्यादेश ला के खुली छूट दे दी है। कोरोना काल में किसी को भी निकालो, किसी को भी रखो, किसी का भी वेतन कम करो। तो इस सब के बीच में सरकारी कर्मचारी, किसी के 30% रेलवे में लोगों की तनख्वाह काट दी गई है, कहीं पे आधी तनख्वाह मिल रही है, लेकिन लोग विरोध नहीं कर सकते। विरोध करेंगे गद्दार। भाई विरोध ही तो एक माध्यम है जिससे लोग सरकार तक बात पहुंचा सकते हैं। मीडिया ही एक माध्यम है जिसके ज़रिए हम सरकार तक बात पहुंचा सकते हैं। मीडिया के मामले में आपने क्या किया, जो मीडिया जरा भी आपकी पसंद की खबर नहीं छापता, वो देशद्रोह का, राजद्रोह का मुकदमा कर देते हैं। केरल से पत्रकार जो बलात्कार हुआ था, हाथरस वाला, उसको कवर करने जा रहे थे, उनको रास्ते में पत्रकार को पकड़ लिया मथुरा में और उनके खिलाफ मुकदमा लगा दिया। मुकदमा क्या लगाया, गैरकानूनी गतिविधि का, वहाँ तक तो ठीक है। उसमें धारा कौन सी लगाई, विदेशी धन की मदद से आतंकवाद फैलाने का केस लगा दिया। विजय रूपाणी गुजरात में जो मुख्यमंत्री हैं, एक पत्रकार ने खबर छापी कि कुछ अंदर खाने चल रहा है बीजेपी में और हो सकता है विजय रूपाणी की छुट्टी कर दी जाए और अमुक व्यक्ति को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए। ये पॉलिटिकल खबर है और राजद्रोह का मुकदमा हो गया। बाद में बेचारा हाई कोर्ट से उसकी जान छूटी। 10, 20, 50 ऐसे मामले हैं जो पत्रकारों से जुड़े हुए हैं जिसमें उनको गलत तरीके से फ्रेम किया गया और कोर्ट ने उनको छोड़ा। मिड डे मील मिर्ज़ापुर में एक बच्चा, एक पत्रकार, नया पत्रकार, उसने जाके एक खबर कवर कर ली कि साहब मिड डे मील में बच्चों को नमक और रोटी दे रहे हैं। उसके खिलाफ सीडेशन का केस, राजद्रोह का केस। सरकार के खिलाफ जो बोलेगा वो देशद्रोही, वो गद्दार। ये सारी स्थिति जो है
वो घूम के फिर किसान आंदोलन पे आ रही है। अरे भाई, कोई तो बात करेगा इस मुल्क में, रोटी, कपड़ा, मकान, यही सब तो मुद्दे हैं आदमी के। अब किसान को अगर आप जो है वो लूट लोगे, मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं किस तरह लूट की छूट दी गई है, उसके दाम गिराने की साजिश कर रहे हो, उसकी खेती पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की आप साजिश कर रहे हो। साजिश क्या कर रहे हो, आपने कर दिया लागू, उससे सामान सस्ते में ख़रीद के होर्डिंग करके बाज़ार के दाम बढ़ा के जितना चाहे कोई कमाए, आप उसको आपने लागू कर दिया। अब किसान इसका विरोध कर रहा है, 3 महीने हो गए हैं। क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि जाके उनसे बात करें? लेकिन नहीं कर रही है। कुल मिला के ये हालात जो हैं वो ऐसे हैं जिसमें कि अच्छा, और इंडिपेंडेंट आवाज़ें भी बहुत कम बची हैं, हमारे जैसा बोलने वाले की भी लोग कम बचे हैं, क्योंकि एक एक करके वो सब कहीं ना कहीं नाप दिए जा रहे हैं। तो हमें भी डर लगता है, लेकिन उस डर के बीच में अगर आपका साथ हो तो हमारा डर कम हो जाता है। चैनल को देखते रहिए, नई नई बातें हम बताते रहेंगे। सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छी चीज़ें शेयर करें। हम फेसबुक पर हैं, हम ट्विटर पे हैं, हमारी वेबसाइट है, और हम जो है वो यूट्यूब पे है ही, इंस्टाग्राम पे भी हैं। आप हमें फॉलो करते रहिए ताकि आपको नई नई जानकारियाँ, बहुत सारी चीज़ें हम आपके पास लाते रहते हैं। नमस्कार, जय हिंद।